नमस्कार। आज हम टॉपिक 26 जो है स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक स्पेशली चीटिंग से रिलेटेड है। कई बार क्या होता है, व्यक्ति जो है होता तो कुछ और है और कहता कुछ और है। अर्थात वो होता तो उस योग्य नहीं है, ना वो होता है खुद, बल्कि वो दूसरा व्यक्ति का नाम यूज करके अपने को ये बताता है कि मैं फला व्यक्ति हूँ। अर्थात कोई ऐसा रेपुटेटेड व्यक्ति या ऐसी कोई रेपुटेटेड संस्था का आदमी अपने को बताता है, जिससे आदमी ये सोचता है कि ये बड़ा आदमी है। अर्थात अपनी आइडेंटिटी जो है गलत तरीके से पेश करता है, दूसरे को धोखा देने के, दूसरे को छल करने के उद्देश्य से। जब इस तरीके की चीटिंग करता है तो ऐसे व्यक्ति को 319 में ये कहा जाता है कि वो चीटिंग करता है। चीटिंग बाई पर्सोनेशन करता है। चीटिंग बाई पर्सोनेशन करता है। इसके लिए ये होता है कि आदमी है तो कुछ और शो कुछ और करे। उदाहरण के लिए क्या ये कहता है कि मैं एक बहुत बड़ा बैंक का मैनेजर हूं और दूसरे आदमी से आशा करता है कि वो कुछ उसको लाभ दे या छूट दे इस मामले में, और वो आदमी ऐसा विश्वास करके उसे विश्वास करता है और उसकी बात में आ जाता है। तो ये समझा जाएगा कि उस व्यक्ति ने जो अपने को बैंक का मैनेजर बता रहा है, बहुत बड़े बैंक का, तो वो धोखाधड़ी करता है, चीटिंग करता है बाय पर्सोनेशन। कोई आदमी मर चुका है और कोई आदमी ये क्लेम करता है कि साहब मैं हूं वो व्यक्ति, तो ये समझाया जाएगा कि ये व्यक्ति प्रतिरूपण द्वारा छल करता है। अर्थात है नहीं, वास्तविकता तो उसकी कुछ और है और बताता कुछ और है। तो ऐसी जो चीटिंग होती है वो प्रतिरूपण द्वारा चीटिंग होती है और इसमें 5 साल तक की सजा हो सकती है, बेलेबल ऑफेंस है। अब हम चीटिंग के जो मुख्य प्रारूप है उस पर जरा प्रकाश डालते हैं। चीटिंग के मुख्य पार्ट पर प्रकाश डालते हैं जरा। चीटिंग क्या है? चीटिंग जैसे मैंने पहले आपको बताया कि किस इस तरीके से आदमी धोखाधड़ी करता है, छल कपट करता है। तो ये तो चीटिंग का एक सिंपल प्रारूप है। लेकिन चीटिंग के अब हम उस रूप की जिक्र करेंगे जहां व्यक्ति इन सब के लिए, इन सब कार्यों के लिए फॉल्स डॉक्यूमेंट, मिथ्या दस्तावेज, झूठे दस्तावेज बनाता है। क्या बनाता है? झूठे दस्तावेज, जिनको बाद में वैल्यूएबल सिक्योरिटी के रूप में बदला जा सके। ये जो 318 में जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, जब इस तरीके की डॉक्यूमेंट बनाता है और फिर उनका यूज करता है तो ये अलग सेक्शन है। चीटिंग करना अलग बात है, चल करना अलग बात है, लेकिन नकली कागज बनाकर चीटिंग करना अलग बात है। उन नकली कागज बनाकर संपत्ति हड़पना, किसी को धोखा देना, छल कपट करना, वो और बात है। तो चीटिंग एक पर्टिकुलर पॉइंट हुआ। उस चीटिंग को करने के लिए नकली कागज बनाने, नकली दस्तावेज बनाने एक दूसरा माजरा हुआ, और उनको फिर न्यायालय में प्रूफ करना, न्यायालय में ले जाना, न्यायालय में ये ले जाकर विश्वास दिलाना कि लोग उसमें विश्वास कर ले उस डॉक्यूमेंट पे, या ऐसे डॉक्यूमेंट पेश करना जिससे वो धोखाधड़ी का बड़ा मामला गंभीर हो जाए और बड़ी चीटिंग की जाए, या धोखाधड़ी के उद्देश्य से ऐसी डॉक्यूमेंट का निर्माण करना। ये इस टॉपिक का इशू है, फॉल्स डॉक्यूमेंट।
मेकिंग ए फॉल्स डॉक्यूमेंट। ये क्या है साहब, जरा सा समझें इसको। जब कोई व्यक्ति बेईमानी या कपटपूर्ण तरीके से, उसका आज से बेईमानी कपटपूर्ण होना चाहिए, किसी दस्तावेज मीन्स डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट या उसके किसी पार्ट को बनाता है, हस्ताक्षर करता है, कोई सील वगैरह लगाता है, या जब उसे पूर्ण कर लेता है तो उसको कहते हैं एग्जीक्यूशन कर लेता है, एग्जीक्यूट कर लेता है, या किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में या उसके किसी अभिलेख के भाग में उसे का निर्माण करता है, या उसे ट्रांसमिट करता है, किसी को भेजता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से आजकल देखिए इलेक्ट्रॉनिक चीटिंग भी बहुत हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक चीटिंग आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक इनके द्वारा इन पर डॉक्यूमेंट भेजकर जो चीटिंग होती है, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीटिंग के उदाहरण भी आपको आएंगे। उस पर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर निर्माण कर लेता है दूसरे के, या किसी दस्तावेज का निष्पादन इलेक्ट्रॉनिक बनाता है, अर्थात किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट बनाता है, रचता है, उस पर गलत मोहर लगाता है, नकली मोहर लगाता है, नकली दस्तखत बनाता है, तो ये कहा जाता है कि वो मिथ्या दस्त। सपोज करो मेरा नाम विनोद कुमार शर्मा है, मेरा यहाँ कोई मकान है, मेरा नाम के दस्तखत बना के विनोद कुमार शर्मा जी ये मुझे मकान बेच गए थे, आप मुझसे मकान खरीद लो। मुझे नहीं पता, ना मेरे वो कागज है। तो ऐसे डॉक्यूमेंट बनाकर जब आदमी किसी प्रॉपर्टी को दूसरे को बेच, जिस पर दस्तखत भी किए जाते हैं, 2 गवाह भी, क्योंकि गवाह डॉक्यूमेंट के लिए क्या ज़रूरी है? एक डॉक्यूमेंट का प्रारूप हो, कोरे कागज पर हो या कहीं स्टाम्प पर हो, उसके अंदर 2 गवाह के दस्तखत हो, नोटरी करा दिया जाए या रजिस्ट्री करा दिया जाए, तो वो ऐसा लगता है जैसे ये असली डॉक्यूमेंट हो गया, लेकिन वो है नकली, क्योंकि उस पर दस्तखत मैंने नहीं किए और वो व्यक्ति ये बता के कि वही विनोद कुमार शर्मा से मैंने खरीदा है और उसको आगे बेच देता है। तो यहाँ कहा जाएगा कि उसने जो है एक डॉक्यूमेंट का निर्माण किया, और जब डॉक्यूमेंट से पैसे बनाए जा सकते हो तो वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी बन जाता है, अर्थात उससे कोई चीज उगाही हो सकती है, अर्थात वैल्यूएबल चीज बन गई वो। जैसे उन्होंने मेरे नाम से वसीयत बना ले, मेरे नाम से कोई रसीद बना ले और उसके आधार पर वो चीटिंग करे, तो वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो गई। उससे मुझे तो लॉस हो ही जाएगा, मेरी जमीन भी चली जाएगी, मेरा कब्जा भी चला जाएगा। और जब इन इन जो ऐसे डॉक्यूमेंट बनाए गए हैं, इसके कुछ उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लो, सपोज करो मैंने किसी व्यक्ति को एक 10,000 रुपए का चेक दिया कि जा भाई, विश्वास करके कि तू इसमें 10,000 रुपए ले ले। चेक मेरा जेन्युइन है, मेरे दस्तखत हैं, मैंने उसे चेक को काट भी रखा, लेकिन वो 10,000 की जगह उसमें 1,00,000 कर देता है। तो क्या है, उसने वो डॉक्यूमेंट में चीटिंग कर ली, अर्थात कुटरचना कर ली, अर्थात काउंटरफीट कर लिया। डॉक्यूमेंट को क्या है, कमिटेड फॉर्जरी, तो उसने फॉर्जरी कर ली। यदि मैंने चेक दिया कुछ, उसने बढ़ा लिया कुछ, ये फॉर्जरी हो गई, ये फॉर्जरी है। और ये जो डॉक्यूमेंट पर उसने किया है, तो ये इसमें 335 का भी फॉल्स करेक्शन भी कर लिया उसने, तो ये फॉल्स डॉक्यूमेंट हो गया। अब जो ये है, अगर हमने किसी को चेक दिया और उसको बताया कि इतना अमाउंट उसमें भर लेना, लेकिन वो क्या कहता है, उससे ज्यादा अमाउंट उसमें भर लेता है, जो कि उसे कही नहीं गई है, तो समझो कि वो इस तरीके का चीटिंग करता है। यदि कोई आदमी ये कहता है कि भाई तू मेरी वसीयत बना दे और मेरी प्रॉपर्टी 3 जनों में बांट दे, लेकिन वो व्यक्ति उस पर विश्वास करता है, वो व्यक्ति वसीयत बनाता है, वो एक चौथे आदमी का नाम और लिख देता है, जिसका कि वसीयत बनाने वाला नहीं कहता है। तो ये समझो, ये उसने कुटरचना की है, ये कुटरचना फॉर्जरी के
हिसाब से, अर्थात ये कह सकते हैं कि गलत डॉक्यूमेंट उन्होंने बना लिया है। मान लो किसी वसीयत में नाम लिखा हुआ किसी व्यक्ति का, 4 आदमी को नाम लिखे हुए हैं और कोई आदमी उसमें से एक नाम को मिटा देता है और मिटा के कहता है कि ये असली वसीयत है और ये सच्चाई है, तो भी समझो कि वो कूट रचना करता है। किसी में से नाम का बढ़ा देना, घटा देना, गलत चीजों को, ये सारी की सारी बातें, ये एग्जाम्पल्स जो हैं, ये 335 की डेफिनेशन में दिए गए हैं, जिनमें आप भी देख सकते हैं। ये सारे एग्जाम्पल हैं 10-15, लेकिन हमारा उद्देश्य अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ने का है। इसमें क्या होती है कि दस्तावेज किसी ऐसे व्यक्ति के नाम से रचा जाता है जो उसका असल मालिक है, जो उसका असल मालिक है, और उसका उद्देश्य दूसरे को धोखाधड़ी या चीटिंग करने का होता है, या इसे विश्वास दिलाया जा सके कि ये दस्तावेज उसी व्यक्ति द्वारा, ओरिजिनल व्यक्ति द्वारा किया गया है, तभी ये कूट रचना की श्रेणी में आता है। तो कूट रचना अपने आप में, तो ये तो थी मिथ्या डॉक्यूमेंट बनाना, जैसे वसीयत का नकली निर्माण, किसी बैंक की हुंडी बना लेना, बैंक के चेकों में छेड़छाड़ करना, बैंक के चेक चुरा लिया, उसके अंदर सिग्नेचर कर लिए, दूसरे के सिग्नेचर बना लिए। इस तरीके के जो हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, किसी की वसीयत में से कुछ बढ़ा देना या कुछ घटा देना, वसीयत में कहना क्या चाह रहा, लिख क्या दिया, नकली रसीद बना लेना, किसी के नाम की रसीद बना ली कि भाई न मेरे, तो ये इस तरीके की जो डॉक्यूमेंट है, तब ये कहते हैं कि मिथ्या डॉक्यूमेंट का रचना करता है। अब आते हैं इस पर, अभी तक तो बताया हमने फॉर्ज डॉक्यूमेंट, फॉल्स डॉक्यूमेंट, फॉल्स डॉक्यूमेंट। अब हम बात करते हैं फॉर्जरी की, वो था फॉल्स डॉक्यूमेंट। पहले हमने पढ़ाई आपको चीटिंग, पहले हमने बताई आपको चीटिंग, अब हम बात, फिर हमने बताया आपको फॉल्स डॉक्यूमेंट, फॉल्स डॉक्यूमेंट जिस तरीके से ये बताएं अभी आगे। अब हम बात करते हैं फॉर्जरी की। तो चीटिंग अलग चीज है, फॉर्जरी अलग चीज है, और फॉल्स डॉक्यूमेंट, फॉर्जरी में फॉल्स डॉक्यूमेंट होते हैं, आप इस बात को याद रखें, फॉर्जरी में फॉल्स डॉक्यूमेंट होते हैं। क्या कहता है सेक्शन, whoever makes any false document or false electronic record or parts of document or electronic record with the intention to cause damage or injury to the public or any person or support any claim or title or to cause any person to part with property or to enter any express or implied contract or with intent to commit fraud or the fraud may be commits fraud। क्या कहता है साहब ये, जब कोई आदमी, अर्थात फॉर्जरी का पार्ट है मिथ्या डॉक्यूमेंट, फॉल्स डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जब कोई व्यक्ति ऐसा कोई डॉक्यूमेंट बनाता है जिससे किसी व्यक्ति को धोखा दिया जा सके, क्षति की जा सके, आर्थिक क्षति की जा सके, या कोई वैसा नुकसान जो उस नकली डॉक्यूमेंट के मार्केट में लाने से अगर किसी व्यक्ति को दूसरी इंजरी होती है, मानसिक, शारीरिक, यहां बात अधिकतर हम कर रहे हैं, आर्थिक क्षति भी होती है, और जब आप किसी के साथ फॉर्जरी करते हो तो मानसिक क्षति भी होती है उसे, आर्थिक क्षति की बात करें, या किसी दावे या हक का समर्थन किया जाए, अर्थात ऐसा डॉक्यूमेंट बनाए जिससे किसी हम अपना टाइटल या राइट की बात करते हैं, कोई व्यक्ति संपत्ति या कोई संपत्ति की कि भाई ये तेरी मेरी हो गई, ये मेरी हो गई, इस तरीके की कोई रचना करता है, डॉक्यूमेंट करता है और बनाता है, तो ये कहा जाता है कि वो कपट के उद्देश्य से
ऐसा काम, ऐसी कुटरचना जो उसने की है, तब ये कहा है कि कपट के लिए इसने कुटरचना की थी। जब कोई व्यक्ति ऐसी कुटरचना करेगा तो उसको 2 साल तक के लिए सजा का प्रोविजन है। अगर वो डॉक्यूमेंट उसने सिर्फ बनाया और अपने पास रख लिया है, ये तब की स्थिति है। लेकिन जब उस डॉक्यूमेंट का यूज कर लिया जाता है हानि करने के लिए, किसी का राइट छीनने के लिए, किसी को उस डॉक्यूमेंट के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट में फंसाने के लिए, किसी को धोखा देने के लिए, छल करने के लिए, कपट करने के लिए, ऐसा फॉर्ज डॉक्यूमेंट यूज किया जाता है। देखिए, अभी तो फॉर्जरी तो डॉक्यूमेंट की हो गई, मिथ्या डॉक्यूमेंट बना लिया आपने, फिर वो बना के रख लिया, एक तो मिथ्या डॉक्यूमेंट हो गया। पहले हमारा 436 हो गया, 336 हो गया हमारा मिथ्या डॉक्यूमेंट के लिए। अब हमने मिथ्या डॉक्यूमेंट बना लिया तो सॉरी 336 हो गया, 336 का पार्ट फर्स्ट हो गया, 2 साल की सजा बना के रख लिया आपने। लेकिन यदि ऐसा डॉक्यूमेंट आपने यूज कर लिया, क्या कहता, जो कोई कुटरचना इस आशय से करेगा कि वह दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जिसकी कुटरचना की जाती है छल के प्रयोजन से उपयोग में लाई जाएगी, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा। जब आप इस ऑब्जेक्ट से बनाते हैं किसी डॉक्यूमेंट को कि आप उसे यूज करोगे, तब आपको इसमें 7 साल तक की सजा होगी फॉर्जरी की। दोबारा पढ़ता हूं, whoever commits forgery intending that the document or electronic record forged shall be used for the purpose of cheating, चीटिंग के लिए यूज किया जाएगा डॉक्यूमेंट को, shall be punished with imprisonment of either descriptions for a term which may extend to 7 years or fine। ये तो था फॉल्स डॉक्यूमेंट का यूज करना, सब सेक्शन 3। तब उसको 7 साल तक की सजा हो सकेगी और जुर्माना भी हो सकेगा 336(3)। इसको पहले सेक्शन 468 भी कहा जाता था, इसको पहले 468 भी कहा जाता था। जो कोई कुटरचना इस आशय से करेगा कि वह दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जिसकी कुटरचना किसी पक्षकार की ख्याति को अपहानि करेगा। जब आप किसी की गुडविल को नुकसान कर देंगे या जानते कि इससे नुकसान हो सकता है, तो वो दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी सजा 3 साल तक की होगी। जब आप इसका उपयोग कुटरचित डॉक्यूमेंट का छल करने के लिए करते हैं, अर्थात पहली वाली चीटिंग, जो पहले चीटिंग की 318 की डेफिनेशन बताई गई है, अगर उस उद्देश्य से करते हो, अगर चीटिंग के उद्देश्य से करते हो, ये डॉक्यूमेंट जो नकली बनाया है आपने, तो 318 वाला जो ऑफेंस किया है आपने, ये सब सेक्शन 2 या फर्स्ट का, तब जब ये डॉक्यूमेंट आप ऐसा बनाते हो, तब तो उसका उपयोग करना चाहते हो, उपयोग करोगे उसका, तब तो 7 साल की सजा होगी। लेकिन यदि किसी की मानहानि करना चाहोगे या उसकी ख्याति को, रेपुटेशन को या गुडविल को नुकसान करना चाहोगे, तब आपको 3 साल तक की सजा इसमें हो सकती है। यदि आप, इसी में एक सेक्शन 337 भी आता है, यदि आप आधार कार्ड नकली बनाएंगे, पहचान पत्र नकली बनाएंगे, न्यायालय का कोई रिकॉर्ड बनाएंगे, जन्म विवाह से संबंधित कोई नकली कागज बनाएंगे, जिसका कस्टोडियन गवर्नमेंट होती है, जिन डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट के मार्फत से बनते हैं, तब आपको 7 साल तक की सजा सेक्शन 337 में हो सकती है। तो 337 कहता है, जब आप सरकारी डॉक्यूमेंट, सरकार से संबंधित कागज जो न्यायालय से संबंधित है या जिनका गवर्नमेंट रख रखाव करती है, जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र है, मृत्यु रजिस्टर में उसकी एंट्री होती है, जन्म प्रमाण पत्र है, और दूसरे प्रमाण पत्र जिसका रिकॉर्ड सरकार रखती है, ऐसे प्रमाण पत्र, ऐसे डॉक्यूमेंट बनाने पर आपको
या न्यायालय से संबंधित कोई जजमेंट बनाना, कोई रिकॉर्ड बना लेना या न्यायालय का, तब आपको 337 के अंदर सजा हो सकती है। उसके अंदर भी 7 साल तक का आपको प्रोविजन किया गया है। अब हम इसके एक सेक्शन पढ़ते हैं और देखिए 318 चीटिंग है। जब आप डॉक्यूमेंट फॉर्ज बनाते हैं और फॉर्ज बना के आप इसे यूज करते हैं, तब आप आप बना लेते हो, चीटिंग के उद्देश्य से बनाते हो डॉक्यूमेंट को, तब वो 336 के सबसेक्शन 2 में आएगा। ये सारे सेक्शन एक साथ ही लगेंगे, 318 और ये वाला सेक्शन 336 सबसेक्शन 2। और उसके बाद में फिर क्या करते हैं आप उसको, यहां थोड़ा सा और आ गया, यहां ये कहता है कि फॉर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ये सेक्शन आता है एक, ये है 467। जब आप किसी ऐसे डॉक्यूमेंट का निर्माण करते हैं जिसको नकद मुद्रा में या जिससे कोई आपके हत्थे कोई संपत्ति आ सके, जिससे संपत्ति हड़पी जा सके, या कोई ऐसा मूल्यवान चीज जिससे प्राप्त कर सके आप, तब हम कहते हैं कि वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी बना दी। मान लो आपने एक विल बना ली और विल बना के नकली बना के आप किसी का मकान हड़पना चाह रहे हैं, वो आदमी तो मर गया, तो वो मकान उसके रिश्तेदारों के पास ना जाए, तुम्हारे पास आ जाए। जब ऐसे डॉक्यूमेंट जिनसे कि प्रॉपर्टी खड़ी हो सकती है या संपत्ति या पैसा या धन आपके पास आ सकती है, बेईमानीकर्ता के पास आ सकती है, अर्थात जिसको नोटों में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिससे कीमत पैदा हो सकती है, धन पैदा हो सकता है या संपत्ति पैदा हो सकती है, तब ये कहा जाता है कि कोई व्यक्ति वैल्यूएबल सिक्योरिटी बनाता है। जरा इसकी क्या बताया है, मूल्यवान सिक्योरिटी, मूल्यवान डॉक्यूमेंट बन गया वो। जब कोई आदमी इस तरीके के काम करेगा, इस तरीके के डॉक्यूमेंट बनाएगा, इसकी पूरी डेफिनेशन पढ़ता हूं, जो कोई किसी ऐसे दस्तावेज की जिसकी कोई मूल्यवान प्रतिभूति या विल या पुत्र के दत्तक ग्रहण का प्राधिकार होना तात्पर्य हो, या जिससे किसी मूल्यवान प्रतिभूति की रचना या अंतरण या उस पर के मूलधन, ब्याज या लाभांश को प्राप्त करने, या किसी धन, जंगम संपत्ति, मूल्यवान प्रतिभूति को प्राप्त करने या प्रदित करने का प्राधिकार होना प्राप्त तात्पर्य हो, अतः किसी दस्तावेज को जिसका धन दिए जाने को अभिस्वीकृति करने वाला निस्तारण पत्र या रसीद होना, रसीद भी शामिल है इसमें, देखो, या किसी जंगम संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के प्रदान के लिए निस्तारण पत्र या रसीद होना तात्पर्य कुट रचना करेगा वह आजीवन कारावास से। देखिए इसमें साजा कितनी ज्यादा है, लेकिन ये लगेगा 318 के साथ ही, 318 के सबसेक्शन, किसी सबसेक्शन के साथ, प्लस ये या तो ये 467 लगेगा उसके साथ में, या 467 नहीं, 338 लगेगा उसके साथ में, पुराने सेक्शन याद आ जाते हैं, 338 लगेगा या लगेगा 467। जब आप यहां ऐसी प्रतिभूति की कुट रचना करते हैं जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी के रूप में बन जा सकती है, बिल के रूप में बन जाती है, या इस तरीके के डॉक्यूमेंट बनाते हैं और जिसको वो होता है, तब ये माना जाएगा कि आप 467 का करते हैं। तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो ऑफेंस होगा, मूल्यवान प्रतिभूति, उसकी कुट रचना जो हुई वो 467 के अंदर आ गई थी, जिसके अंदर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। वैसे समझ में नहीं आया इसके अंदर, तो जो एक्ट में है गलत लिखा है या नहीं कहता मैं, ऑफेंस को नॉन कॉग्निजेबल लिखा है, अजमानते लिखा है और 10 साल की सजा दी है, लेकिन और ये कहा है कि यदि केंद्र सरकार की वचन पत्र बना लिया था, अगर कोई ऐसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी बनाई जाती है जो केंद्र सरकार से संबंधित है, वचन पत्र है, तब ये नॉन कॉग्निजेबल होगा, और तब ये कॉग्निजेबल होगा और अजमानते भी होगा। अजमानते तो ऊपर भी दिया है इसको, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल दिया है।
लेकिन नॉन कॉग्निजेबल देने से मतलब आप ये ना समझिए कि ये नॉन कॉग्निजेबल हो ही गया। एक्चुअली क्या है, ये सेक्शंस कभी भी अकेले नहीं लगते। ये सेक्शंस जब भी लगेंगे, चीटिंग के साथ लगेंगे। क्योंकि जब तक चीटिंग का उद्देश्य नहीं है और कोई आदमी चीट नहीं हुआ तो कंप्लेंट कौन करेगा? जब कंप्लेंट करेगा तभी तो ये अस्तित्व में आएँगे यार। जब वो इस डॉक्यूमेंट को यूज़ करेगा, प्रयोग करेगा और दूसरे आदमी को लॉन्ग लॉस होगा तभी वो अस्तित्व में आएँगे। तो वो सेक्शन क्योंकि कॉग्निजेबल है, तो ये अपने आप ऑटोमैटिकली कॉग्निजेबल हो जाएगा। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस भी कॉग्निजेबल हो सकता है यदि उसके साथ कॉग्निजेबल सेक्शन का केस लगा हुआ है, अपराध भी है। आगे देखते हैं जरा क्या कहता है ये? एक बार इसको अंग्रेजी में पढ़ देते हैं। Whoever forged a document which purports to be a valuable security or a will or any authority to adopt a son or which purport to give authority to any persons to make or transfer any valuable security or to receive principal interest dividend thereon or to receive or deliver any money mobile property or valuable security or any document purporting to be an acquaintance or receipt of acknowledgement to the payment of money or an acquaintance of or receipt for the delivery of any movable property or valuable security shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment for with a description for a term which may extend to 10 years or shall also be liable fine. The offense is non-compoundable but non-bailable but non-cognizable. Next, when a valuable security is promissory note of the central government, then it is a cognizable offense. If any person commits such type of forgery regarding the central government promissory note, then it is a non-bailable and cognizable also. Next is important section. दिस जो हम पढ़ रहे थे अभी तक था 338 सेक्शन। तो 338 में जब आप वैल्यूएबल सिक्योरिटी का बनाते हैं जिससे पैसा बन सके, रसीद बनाते हैं, नकली रसीद बनाते हैं, नकली वसीयत बनाते हैं, या जिससे किसी की प्रॉपर्टी आपके पास आ जाए, कोई रसीद, कोई एक्नॉलेजमेंट इस तरीके का आप करते हैं, तब ये कहा जाता है कि आप वैल्यूएबल सिक्योरिटी में चीटिंग का अपराध जिसमें आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। लेकिन ये ध्यान रखें कि ये सब सेक्शन 318 के साथ ही काम करेगा। 318 के साथ ही ये 338 भी लगेगी। 318 चीटिंग है, चीटिंग के साथ ही ये डॉक्यूमेंट, फाल्स डॉक्यूमेंट चीटिंग के लिए बनाए जाते हैं और फिर इनको यूज करके तब ये फॉर्जरी कहलाते। जब डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीज होती है तो वो फॉर्जरी होती है। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड फॉर्जरी डॉक्यूमेंट में होती है, चीटिंग मनुष्य से मनुष्य करता है। लेकिन जब डॉक्यूमेंट बनाकर चीटिंग की जाती है तो वो फॉर्जरी में शामिल हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर फॉल्स डॉक्यूमेंट की एंट्री हो जाती है। अब ये है सेक्शन 340, ये इंपॉर्टेंट है। 340 क्या इंपॉर्टेंट है? ये कहता है कि जब हम डॉक्यूमेंट का यूज करते हैं एज ए असली, जब हमने नकली डॉक्यूमेंट बनाए 336 में, 335 में, हम उन डॉक्यूमेंट का जब यूज करते हैं, अर्थात जब हम किसी को धोखा देते हैं उन डॉक्यूमेंट का आधार पर, कोर्ट में ले आते हैं, कोर्ट में पेश करते हैं, या उसके आधार पर चाहते हैं कि कोर्ट निर्णय दे दे, या उससे किसी के साथ धोखाधड़ी करते हैं, तब ये कहा जाता है कि आप जो है चीटिंग कर रहे हैं। अब जरा सा समझो, इसको समझ लो बस। और उसके बाद ये जो चीटिंग से रिलेटेड सेक्शंस है ये खत्म कर दिए जाएंगे और इसके बाद में एक नया चैप्टर किसी और टॉपिक पर डाला जाएगा। वो कौन सा टॉपिक होगा वो बाद में बताया जाएगा। वह मिथ्या दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जो पूर्णतः या भागतः कुट रचना द्वारा रचा गया है, कुट रचित दस्तावेज या कुट इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कहलाता है। जो कोई किसी ऐसे दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को जिसके बारे में वह जानता है या विश्वास करने का कारण लगता है कि वह कुप्रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है, कपटपूर्ण या बेईमानी से असली के रूप में प्रयोग करेगा, लाया जाएगा, वह इसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने ऐसे दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक की कुटरचना की है। इसके अंदर सजा नहीं दी गई है। ये सेक्शंस केवल यूज को बताता है। ये क्या बताता है? यूज को बताता है। जब डॉक्यूमेंट का हम यूज करते हैं,
इसके अंदर अपने आप में कोई सजा इसमें नहीं दी गई है। संज्ञेय बनाया है और बेलेबल भी दिखाया है इसको। इसके अंदर वही सजा होगी, इसके अंदर वही सजा होगी जो 436 में 336 में दी जाएगी या 318 में ऑफेंस है। अगर इस डॉक्यूमेंट इस प्रवृत्ति का है, डॉक्यूमेंट, क्योंकि डॉक्यूमेंट 468 में बनता है, एक सॉरी 468 याद आया था मेरे को, एक डॉक्यूमेंट बनता है 336 में और एक डॉक्यूमेंट बनता है 338 में, और ये वाला डॉक्यूमेंट यूज होता है एज ए असली। तब यदि 338 से 318 के साथ 336 लगी है तो 336 वाली सजा मिलेगी। यदि 338 लगी है, 338 का सब सेक्शन 2 लगा है या 1 लगा, सॉरी सब जो भी सेक्शन लगा है, तो जो सजा 338 में दी गई है उस डॉक्यूमेंट की, तब वो सजा ये केवल 340 सेक्शन, जिसको पहले 471 कहते थे, ये केवल नकली डॉक्यूमेंट के यूज के लिए बताता है। तो आज के लिए इतना ही, आगे टॉपिक में देखते हैं। जय हिंद, नमस्कार। देखिए, एक बात बताता हूँ आपको, अब ये तो सिर्फ किताब समझ रहे हो आप, अब वो जो नकली डॉक्यूमेंट बना है वो कोर्ट में कैसे सिद्ध होगा। अभी मैं वो लेक्चर बनाऊंगा जिसमें कोर्ट में कैसे सिद्ध होगा, पुलिस क्या रिकॉर्ड लाएगी, क्या डॉक्यूमेंट लाएगी, क्योंकि सिर्फ ये कहा ये बातें बता देने से ये तो अपराध बता दिया हमने, लेकिन उस अपराध को न्यायालय में कैसे सिद्ध किया जाए और एक डिफेंस लॉयर उनसे कैसे बचाव करे, उन पर एक अलग वीडियो बनाई जाएगी कि न्यायालय में इनको कैसे ऐसे प्रैक्टिकली लाया जाए। अभी तो आप थ्योरेटिकल अध्ययन कर रहे हैं, एक प्रैक्टिकल में इनको कैसे डॉक्यूमेंट कैसे सिद्ध किया जाए, क्योंकि इन डॉक्यूमेंटों को कोर्ट में सिद्ध करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ये नकली डॉक्यूमेंट है, ये कैसे सिद्ध हो, उसके लिए क्या क्या गवाह चाहिए, क्या क्या मटेरियल चाहिए, कहाँ कहाँ से लाया जाए वो मटेरियल, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी तो ये थ्योरेटिकल नॉलेज है, आपको जो थ्योरेटिकल नॉलेज जब तक नहीं होगी तो आप प्रैक्टिकल में एंट्री नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल जब ये टॉपिक्स मेरे खत्म हो जाएंगे तब मैं आपको प्रैक्टिकल के धीरे 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 करके प्रैक्टिकल बताऊंगा, हर सेक्शन में किस तरीके से एविडेंस कोर्ट में लाई जाए, और आप यदि डिफेंस लॉयर हैं तो क्या यूज करें, और स्टूडेंट है तो तब वो कब फायदेमंद है, अब पुलिस ऑफिशियल है तो कैसे एविडेंस बनाएं कोर्ट में पेश करने के लिए, या एविडेंस प्रोड्यूस करें, बनाए नहीं, बनाना तो फॉर्जरी होती है, आप कलेक्ट करें। ये सब अगले चैप्टर आप देखेंगे, अभी पहले ये थ्योरिटिकल हो जाए आपका, फिर इसके बाद में देखेंगे। तो आज का टॉपिक था हमारा फॉर्जरी, आगे क्या होगा ये कल बताया जाएगा।